हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। चलिए बात करेंगे हम लोग आज फिर से हमारे जो एक राइटर हैं इंडियन राइटर्स में, मेजर इंडियन राइटर में, जिनका नाम है R.K. नारायण साहब, और उनका एक नोवेल था जिसको आप लोगों ने कल पढ़ा था। और उस पर कल हम लोग जब चर्चा कर रहे थे तो कल हम लोगों ने यहाँ तक की बात कर ली थी कि भाई ये जो है इसमें एक थीम और थी जिस पे हम लोगों ने चर्चा करनी थी। कल चल रही है, थोड़ा सा एक दो दिन चलेंगे इंट्रोडक्शन में लेकर के, हम लोग ज्यादा परेशान मत होना, ऐसे ही रहेगा। ये पूरी की पूरी पीडीएफ आप लोगों के पास में अपलोड कर दी गई है। और आप कहें कि कल वाली बातें, तो कल वाली चीजें जैसे आप कहोगे तो अपडेटेड है। इसमें ये मैटर जो है आपके जो भेजा गया था वो पूरी तरह से अपडेटेड है, कोई दिक्कत नहीं। उसमें साहित्य अकादमी अवार्ड है तो उसको भी अपन ने ऐड कर दिया है। जैसे वो जो देखो, ये देखो 1960 कर दिया मैंने, अगर आप देख रहे हो तो ये देख लीजिएगा, ऐसे है ना, सारी चीजें हैं मैंने सुधार दी है। अब आप यहां पर चलिए, जो पिछली क्लास थी जहां पे बात की थी अनदर थीम, जो इस नॉवल है इसकी एक और थीम है, जिसको क्योंकि ये थीम से इनसे क्वेश्चंस बन जाएंगे, इसलिए थोड़ा बहुत 2-3 दिन हम लोगों को 2-1 दिन लगेंगे, फिर इसके बाद टेक्स्ट उठा लेंगे हम लोग, है ना। टेक्स्ट आपके पास में होना चाहिए। अभी थीम से रिलेटेड और भी चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइज हम लोग बात कर रहे हैं कि अनदर मेजर थीम एक्सप्रेस्ड इन दिस बुक इज द क्लैश बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न कल्चर। तो मैंने कहा था कि भारत और पाश्चात्य संस्कृति के बीच के आपको कंफ्लिक्ट देखने को मिलेंगे। जगन लिव्स इन मालगुडी, जगन मालगुडी में रहता है, एंड फॉलोज इंडियन कल्चर, और भारतीय संस्कृति को वो फॉलो करता है। गीता पढ़ना, भगवत गीता पढ़ता है वो, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम्स है कि भगवत गीता पढ़ते पढ़ते वो नहीं होता कि सेठ जी बीच बीच में ध्यान भी देते हैं कि उधर दुकानों पे क्या चल रहा है, फिर जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो ठीक, नहीं तो अरे कैसे आवाज बंद हो गई, क्या चक्कर पड़ गया, फिर उसके बाद में अपनी माला जपना शुरू कर देते हैं। इस तरीके की चीज आप देखते हैं इसमें। इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑन द अदर हैंड, माली कम्स टू इंडिया कंप्लीटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न कल्चर। जहां दूसरी तरफ ये भारतीय संस्कृति से प्रभावित है, माली अमेरिका में रहकर के आया है, तो पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो करने वाला प्राणी है वो, यहां पे दिखाने की कोशिश की। मैंने कहा आपको कि माली अमेरिका चला गया था। और भी देखेंगे कहानी आज शॉर्ट में भी। द अनदर थीम इज जगन्स डीप कनेक्शन टू हिज ट्रेडिशन एंड कल्चर विच इज हाईलाइटेड थ्रू आउट द नोवेल, एंड दिस इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड मालीज लाइफ। और दूसरा हम लोग ये भी देखते हैं कि माली का जीवन किस तरीके से प्रभावित होता है जब वो जगन के साथ में जो ट्रेडिशन है, उस भारतीय संस्कृति के साथ में जो उसके जुड़ाव है, उसका माली पर क्या फर्क पड़ता है, वो भी आपको देखने को इस नॉवल के अंदर मिलता है। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। In his characters, we see the conflict between his spiritually and materialism. तो इस आध्यात्मिकता और भौतिकवाद के बीच का डिफरेंस देखने को मिलेगा उसके कैरेक्टर्स में। नारायण के कैरेक्टर्स की खास बात है कि आप देखिएगा, जैसे आध्यात्मिकता कैसे वो वानप्रस्थ की जो मैंने कल कहा आपको कि जगन लास्ट में क्या वानप्रस्थ में चला जाता है, तो वानप्रस्थ चला जाए लेकिन चेक साथ में लेके जाने का क्या मतलब, चरखा साथ में ले जाने का क्या मतलब, चाबी साथ में ले जाने का क्या मतलब। जब आप वानप्रस्थ की तरफ चल दिए तो चेकबुक का क्या करोगे साहब, ठीक है ना। तो इसलिए कहा उसने, स्पिरिचुअलिटी की भी बात करता है, मेटेरियलिज्म की भी बात करता है। महात्मा गांधी से जीवन प्रभावित है, इसलिए उसमें सत्य, अहिंसा, ऐसी बातों का गांधीवादी युगीन जो है जगन, सही कहा है कि गांधी जी से इंस्पायर्ड था, इसलिए गांधीवादी युग का व्यक्ति है, गांधी जी से प्रभावित है, जबकि बेटा बिल्कुल आधुनिकवादी है, आधुनिक सोच वाला है, ठीक है ना। ही इज स्पॉइल्ड सन, उसका अच्छा ये कहता है कि आप देख सकते हैं कि क्लैश बिटवीन हिज स्पॉइल्ड सन हु वेस्टर्नाइज हिज बिलीव्स थ्रू आउट एंड थॉट्स फंडामेंटली एंड ओड टू द वैल्यूज एंड कस्टम्स ऑफ हिंदुइज्म, और साथ ही साथ वो भारतीय संस्कृति और भारत के हिंदुओं के जो विचार हैं, हिंदू संस्कृति की जो आइडियाज हैं, उनको विरोधी, उनका विरोधी है वो। जैसे ऐसा क्यों करता है वो शादी नहीं करता है, बिना शादी के घर में रहना, ये भी तो एक प्रॉब्लम ही है। किसमें, हिंदू धर्म के हिसाब से। हिंदू धर्म में आपको पता है कि शादी नहीं करो और साथ रह लो तो फिर अपवित्र हो गई, ये हो गई। बड़े अजीब सवाल हैं, बड़ा अजीब समाज है, हिंदू ही नहीं कहीं पे भी देख लेना। मैं तो बड़ा दुनिया का जो है ना, किसी के साथ में सेपरेशन हो गया शादी के बाद में, तो वो उसको छोड़ गई, वो उसको छोड़ गया, ये इस पे किसी पे भी कलंक लग जाता है, कलंक ही बोलते हैं अपने समाज में। और शादी से पहले कितने भी कांड करे हो, चाहे 10 बदले चाहे 20 बदले, किसी ने भी लड़का हो चाहे लड़की हो, लेकिन एक का भी जिक्र नहीं होता। बड़ा खतरनाक काम है। भले माली मॉडर्न होगा, ये बात अलग है, लेकिन ये मेरे भी विचार बीच बीच में ला देता हूं मैं कि ये क्या सिस्टम है समाज का कि शादी से पहले जितने भी कांड करे वो सब
गिने नहीं जाते, गिने केवल वही जाते हैं जो शादी होने के बाद में। अरे साहब पकड़ने में ये लो वो लो, दुनिया भर की चीजें हैं। मैं तो बड़ा अजीब काम है जिसको लेकर के मैं देखता हूं। ठीक है, ओल्ड बिहेवियर ऑफ माली टुवर्ड्स हिज फादर। माली का जो अजीब सा व्यवहार है, कहां पे, अपने फादर के प्रति। कोल्ड बिहेवियर का मतलब अच्छा व्यवहार नहीं करता। अच्छा, टुवर्ड्स हिज फादर डिपेंड्स द केज्म ऑफ जेनरेशन। केज्म यानी होती है खाई, एक खाई बना देता है जेनरेशन की। एंड हिज केज्म एनहेंसेस बाय ग्रेस, और ये बढ़ता ही चला जाता है। जब वो ग्रेस आती है तो और ज्यादा दिक्कतें बढ़ती चली जाती है। द सपोज्ड वाइफ ऑफ माली, जिसको माली की वाइफ माना जाता है, सपोज्ड वाइफ है, लेकिन जैसे ही उसको रियलिटी पता चलती है कि मेरे बेटे ने तो शादी नहीं कर रखी, तो बहुत और ज्यादा दिक्कतें होती है। एंड वेस्टर्न लेडी इनिशियली कन्फेसेस अनोइज एंड एम्ब्रासिस जगन। इस बात से जगन को बहुत दुख होता है, बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि यार ऐसा कैसा बेटा है मेरा जिसने शादी भी नहीं करी। वो आकर के बोलता है कजिन को, और कजिन कहता है कि कोई बात नहीं, किसको पता है शादी नहीं करी, क्यों टेंशन ले रहा है, कोई बात नहीं ना, दबा दे बात को, अपन जाकर के मंदिर में शादी करवा देंगे इसकी। माली के पास जब ये प्रस्ताव लेकर के पूछता है, वो जब पहुंचता है कि शादी करवा देंगे, तो माली उसको बाप को भगा देता है। खाई की शादी, अज्ञान से कोई की शादी, पागल हो गए तुम, बोले ऐसे कोई होता है क्या, शादी करा दो। इन विनिंग हिज अफेक्शन एंड रेस्पेक्ट। देखो किताब होगी ना आपके पास में, टेक्स्ट होगा तो ज्यादा मजा आएगा पढ़ने का, क्योंकि टेक्स्ट में से मैं लाइंस आपको इस नॉवल में यहां यहां ये लाइन है, मैं मतलब आपको एकदम जीवंत कहानी समझाऊंगा, समझ लेना आप लोग। द लॉन्ग फ्लैशबैक टू जगन शोज दैट ही इज नेवर एन इनोसेंट प्रोटेगनिस्ट। अगर आप जगन का इतिहास उठा के देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि वो इतना भी इनोसेंट नहीं है, बहुत ज्यादा सीधा नहीं रहा अपने जमाने में। जगन भी कम नहीं था अपने जमाने में। ये लड़की देखने के लिए गए, फिर पहले उस लड़की से बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है, घर वाले कहने लग जाते हैं। जगन की कहानी सुना रहा हूं, ये 11वें पार्ट में आएगी। जब जगन का जो है शादी का कहानी सुनाता है, वो उसको फ्लैशबैक याद आता है कि मेरी कैसे शादी हुई, तो बड़ा जोरदार सीन बनता है। उसमें से सीन ये भी था, कल मैंने केवल फ्लैशबैक को शॉर्ट में समझा के बताया था, आज बता रहा हूं कि उसमें जगन को जो सीन याद आते हैं जिसमें वो सारे दहेज कार्ड कैसे छपना, ये वो सब पूछा जाता है। कितनी तारीख को शादी थी, बताओ जगन की शादी कब थी, जगन की वाइफ कौन थी, जगन की वाइफ का नाम क्या था, जगन का ससुराल कहाँ है, कार्ड कितने छपे, दहेज में कितना पैसा मिला, जगन के बेटा कितने साल बाद हुआ, बेटा हुआ तो इसके एफडी में कितने पैसे दिए गए, जगन जेल में था तो कौन सी जेल में रखा गया, और जगन जेल में था उस टाइम पे इसने प्रश्न पता है इतना जबरदस्त पूछा जिसको नोवेल पढ़ा होगा उसी से हल होना था। और वो प्रश्न ये था कि जगन ने मिठाई बनाना कहां सीखा। भाई जगन की मिठाई की दुकान है तो जगन ने मिठाई बनानी कहां सीखी। ये चीजें आप लोगों को जो है जानना भी जरूरी हो जाता है, इसलिए नोवेल का टेक्स्ट भी चाहिए होगा। समझ रहे हैं आप लोग। तो इसलिए कहा कि ही ऑल्सो फेल्स, अच्छा, हिज पास्ट लाइफ डेमोन्स्ट्रेट्स हिज ओन फेलियर एंड फ्लूक्स। आप अगर उसकी खुद की लाइफ को देखेंगे तो उसके फेलियर अपने खुद के हैं। अपनी वाइफ के पास पहले तो इतना ज्यादा लगाव रहा कि अपनी पत्नी के पास में से निकला नहीं, कि घर वालों को लगता है कि यार ऐसे कैसे जो है बिल्कुल, मतलब घर वालों को लगने लग जाता कि ये तो बहू का ही होके रह गया। और दूर हुआ तो ऐसा हुआ, सरिता नौगिया कस्तूरबा नहीं है, अंबिका है उसकी पत्नी, गांधी जी की पत्नी थी कस्तूरबा, नालायक। He also fails in the schools, वो स्कूल में भी फेल हो गया था। आपको पता है जगन 10th पास नहीं कर पाया था। एंड ऑल्सो फेल्ड टू गो ए गुड एंड काइंड हस्बैंड, और अच्छा पति भी नहीं बन पाया था वो,
क्योंकि उसकी पत्नी अंबिका उससे लड़ती रहती थी और लास्ट में बेचारी लड़ती लड़ती खत्म हो गई, क्योंकि इतना अजीब आदमी था कि जो है घर में कोई जैसे जानवर, मतलब जूते पहनने तो मरे हुए जानवर के ही पहनने, इसके लिए वो चमड़ा ला करके घर पे उसकी टैनिंग करता था, इसकी वजह से पूरे घर में बदबू रहती थी। अंबिका से लड़ाई हुई, अंबिका ने कह दिया कि इसको हटा दे घर में से, तब जाकर के बहस, खूब जब भयंकर बहस बढ़ गई तब जाकर के उसने वो चमड़े को हटा दिया। और वो फिर भी उस कोबलर पे विश्वास करता था कि भाई ये कोबलर जो है मरे हुए जानवर के ही चमड़े के जूते बनाता है, नहीं तो पहले खुद ही सही करता था, खुद ही जूते, मतलब वो चमड़ा जो है उसको जानवर का चमड़ा लेकर के आता था और फिर उसको जो है सुखाता था और उससे को फिर टैनिंग करके और फिर उसके बाद में जूते बनवाने के लिए देके आता था। तो ऐसी सिचुएशन थी उसकी। एंड काइंड जगन वाज हाईली इंसेंसिटिव एंड लस्टफुल दैट टर्न्ड हिज वाइफ इंक्रीजिंगली टेम्परामेंटल। जगन इतना ज्यादा शुरू में लस्टफुल था, अपनी वाइफ के साथ में इतना ज्यादा टाइम स्पेंड करना, ये करना। वाइफ कहती रहती थी कि वो बाहर जो है लोग मुझे डांटते हैं कि भाई ये अंदर ही बैठी रहती है सारे दिन अपने पति के साथ में, लेकिन लास्ट में फिर वो अपनी पत्नी से कतई दूर हो गया। फिर एक ही बिस्तर में रह करके भी वो जो है साथ में नहीं रहता था, उससे अलग हो जाता था। तो ये उसकी कमियां हैं सारी की सारी। दिस ऑल एंड हिज periodic silences produced a depression in his early marital life। और इस वजह से उसके अर्ली मैरिटल लाइफ में जो है अलग अलग बिहेवियर जो है उसका, मतलब आप देखोगे तो ऐसे फॉल्स थे, उसके फ्लाज थे, FLAW फ्लाई नहीं होती कमियां, ऐसे कुछ कमियां आप लोगों को देखने को मिलेगी। जगन्स पास्ट प्लेज इन इंपॉर्टेंट रोल इन हिज हाईलाइटिंग हिज कैरेक्टर। जगन के पास्ट ने बहुत रोल प्ले किया है इसके कैरेक्टर को हाईलाइट करने में। येट द मोर फोकस इज गिवन टू हिज प्रेजेंट कंडीशन, लेकिन वर्तमान स्थिति पे बहुत फोकस किया गया है पूरे नॉवल के दौरान। हिज कजन एंड डाई मेकर आर foils for जगन एंड प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन हिज हाईलाइटिंग एंड शार्पनिंग हिज कैरेक्टर। और कई जगह पे उसका जो कजिन है, कजिन के बोल्ड होने के एग्जाम्पल मिलेंगे बहुत सारी जगह पे। कजिन इतना बोल्ड है, वो कह देता है कि जब खुद मिठाई नहीं खाता तो पूरी दुनिया को क्यों ये शक्कर खिला खिला के मार रहा है। इतनी हिम्मत किसी के अंदर होना एक बोल्ड कैरेक्टर की ही निशानी हो सकती है। तो कजिन बहुत बोल्ड था और कजिन ने काफी हद तक जगन के कैरेक्टर को जस्टिफाई करने में हेल्प की है। मेरी बात सुनो, सत्यनारायण व्रत कथा तो सब जगह ही सुन लोगे कि ये जगन एक ऐसे 4 बजे ऑफिस में आकर के उसके बैठ जाता था, ये तो सब सुन लोगे, लेकिन ये कंपैरेटिवली एनालिसिस है ना, ये कम ही लोग पढ़ाएंगे। ऑनलाइन भी आप लोग पढ़ोगे तो, ऑफलाइन पढ़ोगे तो कंपैरेटिवली एनालिसिस कोई नहीं करवाता कि जगन के कैरेक्टर को आप इतना अच्छा, जब आप नोवेल खत्म होता है तो आपको जगन के लिए दुख होता है ना। जगन का लिए दुख होते हुए भी मैं कहता हूं कि जगन के अंदर बहुत सारी कमियां थी, वो कमियां निकाल के लाया हूं मैं कि कैरेक्टर के साथ न्याय करो। मैकबेथ को मैकडोनाल्ड जो है वो ये कह देता है कि डोनाल्ड बेन, हाँ मैकडोनाल्ड, वो ये कह देता है कि वो जो है ना एक हत्यारा है, मर्डरर है और फींग्ड, मतलब उसको बड़ा ही एक चालाक धूर्त कहा, उसके अंदर कोई इंसानियत नहीं बची ऐसा कहा। तो क्या वास्तव में ऐसा था क्या? वो शुरू में तो अच्छा आदमी था ना, बाद में ही तो बिगड़ा है ना। कहीं ना कहीं उसकी पत्नी ने भी तो, मैकबेथ की पत्नी ने भी तो उसको उकसाया, तो मैकबेथ क्या चौथी चुड़ैल नहीं थी क्या? ऐसे एनालिसिस करो, ऐसे एनालिसिस करोगे ना तब जाकर के आपको समझ में बैठेगा। कंपैरेटिवली एनालिसिस करना ये होता है पढ़ना, ये नहीं कि आए शुरू क्या ठीक है इसमें जगन है कजन है ये वो सब ठीक है, लेकिन आपके माइंड में ये तो होना चाहिए कि सही क्या गलत क्या, सही गलत का निर्णय ले सको, वो चीज होनी चाहिए आपकी टीचिंग में, लर्निंग में। इसलिए कहा प्लेज सिग्निफिकेंट रोल एंड हाईलाइटेड एंड शार्पनिंग हिज कैरेक्टर। तो ये जो कजिन है ये भी बहुत हद तक रोल प्ले करता है उसके कैरेक्टर को डिसाइड करने में। जगन कंसल्ट्स हिज कजिन एंड सीक्स हिज एडवाइस और रिगार्डिंग डोमेस्टिक इश्यूज। जगन हमेशा कजिन से बातचीत करता है उसके डोमेस्टिक इश्यूज के ऊपर। ही ब्रिंग्स हिम द न्यूज एंड ऑल्सो असिस्ट हिम टू डेवलप हिज एटीट्यूड इन मोमेंट ऑफ क्राइसिस। तो ही ब्रिंग्स हिम द न्यूज, वो खबर लेकर के आता है और साथ ही साथ में असिस्ट हिम, उसको असिस्ट भी करता है टू डेवलप हिज एटीट्यूड इन मोमेंट ऑफ क्राइसिस। जब परेशानी आती है तब वो उसके साथ खड़ा होता है यार, वो हर जगह पे उसके साथ खड़ा होता है। इसलिए कहा ही प्रॉम्प्ट्स जगन ऑफ द, ही
प्रॉम्प्ट जगन ऑफ द calmness that must be person's major objective in life. जगन उतावला बहुत है, किसी भी बात पे जल्दी से परेशान हो जाता है। कजन उसको कहता है शांति से काम ले, कुछ नहीं होता, मस्त रहे तू, ज्यादा टेंशन मत ले, सब है ना, सब कामों का सॉल्यूशन होगा, इस तरीके से करके वो। एंड हिज प्रॉम्प्ट, उसकी जल्दबाजी इज एन appropriate addition of the message previously routed by the die maker of Kabir Street in his mind and soul die maker. इतना ज्यादा उतावला है, इतना ज्यादा लोगों से प्रभावित होता है, कान का कच्चा है कि एक आदमी है जो उसके पास आकर के, अब वो बच्चे से तो परेशान रहता ही है। मैंने आपको बताया कि जब उसको इस बात का पता लग जाता है कि मेरे बेटे बहू ने तो शादी ही नहीं कर रखी, मतलब वो लड़की मेरी बहू नहीं है लेकिन ये लड़का ही मेरा बेटा है, तो इस बात का पता लग जाता है। इस टाइम पे क्या होता है, सुनना आप लोग, कि उस टाइम पे वो जो कजिन था वो 7 दिन के लिए घूमने के लिए गया हुआ था। कहां पे? तिरुपति हिल्स में, तिरुपति जी के गया था। तो वो तिरुपति हिल्स में गया हुआ था। ऐसी कंडीशन में वहां जैसे ही उसको इस बात का, वो परेशान होकर के अपनी मिठाइयों की रेट 25 पैसा पर पैकेट बेचना शुरू कर देता है। आसपास के व्यापारी दुकानदार आ जाते हैं, वो आकर के कहते हैं कि भाई कर क्या रहा है तू, व्यापार करना, ये लुटा क्यों रहा है जगत दुनिया को, ये 25-25 पैसे के पैकेट। उनको तो वो चाय वाय कोका कोला पिला करके भिजवा देता है। वो तो बैठे बैठे एक डाई मेकर, यानी एक जो है एक मूर्तिकार है, मतलब एक जो डायर है, डायर जो ये रंग करता है ना, ये डाई मेकर, वो डाई मेकर जो है ना, उसको बात, मतलब उससे प्रभावित इतना हो जाता है वो, कि उससे प्रभावित होकर के वो डाई मेकर से और अपनी दुकान को छोड़ करके वानप्रस्थ में जाने को तैयार हो जाता है। तो ये प्रभावित तो होना ही तो है किसी की व्यक्ति से, किसी भी व्यक्ति से प्रभावित होना ही तो है। ये समझ गए कि नहीं? समझ पाए या नहीं समझ पाए? मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही है क्या? कि आप चीजों को समझिए। यहां पर डाई मेकर से प्रभावित हो जाता है। दो चिनादोराई, इस व्यक्ति का नाम है चिनादोराई। द डाई मेकर अपीयर्स इन अ सिंगल चैप्टर ऑफ द नोवेल। पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही जगह आया चिनादोराई। He plays a very crucial role. He is a didactic figure, मतलब एक देवीय जो मूर्ति है, having a link between past and present of man conscience। वो बस प्रेजेंट और पास्ट को जोड़ने के लिए, और उसके आदमी की जो आत्मा, उसके जो विचार, उनको मतलब उसको पूरी तरह से झकझोर देता है। उसको लगता है कि भैया ये मिठाई विठाई बनाना मैं, वो अपने आप को कोसने लग जाता है। एक बार के लिए वो खुद को कोसने लग जाता है इस बात के लिए कि साला मैं जीवन में सब कुछ बन जाऊं। एक बार तो ये तक बोल देता है जगन की, हे ईश्वर सब कुछ बना देना मुझे, लेकिन अगले जन्म में ये मिठाई बनाने वाला मत बनाना, मैं नहीं चाहता ये हलवाई बनना। जबकि आप सोच के देखिए कि जो बंदा इतना जबरदस्त लेवल पे व्यापार कर रहा है कि उसकी मिठाई के टोटल इसमें 13 चैप्टर्स हैं, ठीक है ना, 13 चैप्टर्स हैं, और उन 13 में से 11 उसका फ्लैशबैक पे बेस्ड है। He is a didactic figure having a link between past and present and man of conscience. He has an explicit and direct role that is obvious to everyone. Die maker prods जगन into, die maker जो है जगन को बना देता है, क्या बना देता है जगन को? Understanding how constricted his whole life has been, his authorization way of speaking leads the transformation of Jagan's spirit. जगन के मन आत्मा सब पिघल जाते हैं और उसको लगने लगता है कि भाई अब भैया कुछ नहीं धरा, मोह माया नहीं, अब जंगल में चलेंगे। मैं तो कहीं लिखा नहीं मिला, लेकिन मैं बताता हूं आपको। मुझे तो चिनादोराई में भी एक बात दिखी कि चिनादोराई अपने एक मंदिर में पैसे लगवाना चाहता है। वो सरस्वती की, मतलब उसकी एक 5 हाथ वाली देवी की एक मूर्ति लगवाना चाहता है। तो उस मूर्ति के लिए फाइनेंसर नहीं मिला मेरे हिसाब से। तो जो मुझे समझ आया नोवेल में, जो मैं आपको सच बता रहा हूं, रियलिटी है कि उस नोवेल में वो
चिनादोराई भी उसको एक तरीके से प्यादा समझता है कि ये बेटा दुखी है, ले चल इसको लेके चल वानप्रस्थ के नाम पे, और उससे जो है पैसे वैसे लगवा करके बढ़िया ये देवी के 2-5 लाख रुपए में मतलब मूर्ति वूर्ति बनवा दे, या फिर मंदिर की मूर्ति को इन्वेस्टमेंट के लिए, मूर्ति बनवाने के लिए पैसा वैसा जो चाहिए ना वो उससे मिल जाए। यहाँ तो भाई हर आदमी लगा पड़ा है, किसी ने किसी को कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत स्वार्थ सिद्धि है। चिनादोराई एक साधु के वेश में लोगों के हिसाब से है, लेकिन मेरे को तो ये उसमें साफ साफ दिखता है कि वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि आपके सहयोग से यहां पे मूर्ति स्थापित हो जाए जो कि मेरा गुरु चाहता था। तो भाई इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आप ऐसा कोई फाइनेंसर ढूंढ रहे हैं जो आपको फाइनेंस कर दे और आपका काम हो जाए। सिंपल सी बात है, ये देखने को मिलेगा, उसमें भी देख लीजिएगा, नोवेल पढ़ोगे तब थोड़ा थोड़ा आइडिया लगेगा। यहां पे माली की बात कर रहे हैं तो माली एकमात्र सन है जगन का, और ही इज एन एम्बिशियस स्पॉइल्ड यंग मैन, महत्वाकांक्षी है, एम्बिशियस है और स्पॉइल्ड है पूरी तरह से। ही हैज अ स्ट्रॉन्ग हेट्रेड फॉर द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत के एजुकेशन सिस्टम से नफरत है भाई साहब को। पढ़े लिखे खुद है नहीं, पढ़ना लिखना है नहीं, लेकिन कहते हैं कि यहां का एजुकेशन सिस्टम खत्म है, यहां कुछ नहीं कर सकता आदमी। He blamed his father for his mother's death। अच्छा, अपनी मां को भी ब्लेम, अपने मां की डेथ के लिए वो किसको ब्लेम करता है? अपने फादर को। था भी सही थोड़ा बहुत रीजन। क्या है कि जब इसकी मां की डेथ हो रही थी तो उस डेथ के टाइम पे भी ये जो है ना क्या जगन ये मिठाई की दुकान पे ही था, जबकि डॉक्टर्स ने उसको सलाह देती थी कि भाई घर पे रख करके इसकी सेवा करनी है, और उस बच्चे की सामने, आंखों के सामने उसके बच्चे मतलब उसकी मां की डेथ हुई थी। तो इस बात से जो है माली जो है बहुत मतलब इरिटेट सा होता था कि मेरे पिताजी ने मेरी मां को मार दिया, अगर वो उसका इलाज करवा देते तो शायद वो जो है बच जाती, ऐसा कुछ मानता था। कौन? माली। इसलिए माली जो है जगन के साथ में ज्यादा अच्छे से रहता नहीं था, ये मेन रीजन था उसके पीछे। आप लोगों को लगे कि साहब माली में और जगन में क्या ऐसा क्या विवाद था? तो ये विवाद था कि वो छोटा बच्चा था, माली के सामने ही जो है उसकी मां की डेथ हुई थी, तो और जगन वहां पे उस टाइम पे था नहीं, इस वजह से। He desires and believes in the modernism of the conventional method in all aspect of life. That's why he returned from America after studying creative writing. मतलब अमेरिका रह करके मॉडर्निज्म को फॉलो करता, वो भारत में क्रिएटिव राइटिंग डेवलप करने के लिए वहां से वापस आ गया। और क्रिएटिव राइटिंग भी ऐसी कि इधर बोलो कि जैसे वो कहते हैं ना, राहुल गांधी का डायलॉग सुना कि इधर से आलू डालूंगा उधर से सोना निकलेगा, ऐसा ही सिस्टम इधर हो रहा है कि भाई इधर से कैरेक्टर डालूंगा और इधर से नॉवल निकल के आएगा, ऐसी मशीन लगाऊंगा, जो कि प्रैक्टिकली संभव नहीं थी। और जगन को लग भी गया था कि साला ये कुछ नहीं है, मेरे को बर्बाद करेगा, इसलिए जगन उससे बच बच के निकलता था कि पैसे नहीं मांग ले। और जब ये चीज पता चली माली को, तो माली ने उसको छोड़ दिया। ये पूरी तरह से जो है दैट्स, और ऐसा इसलिए करता था वो जगन कि अपनी पत्नी का जो है देसी दवाई, आयुर्वेदिक दवाई ले ले, ये ले ले, वो ले ले, इस वजह से दोनों के बीच में बहस होती थी। दैट्स व्हाई ही रिटर्न्स फ्रॉम अमेरिका आफ्टर स्टडीइंग क्रिएटिव राइटिंग। ही अटेम्प्ट्स टू मॉडर्नाइज एवरीथिंग एंड डिमांड्स कार एंड स्कूटर। ही डज नॉट लाइक अ साइकिल। जहां जगन कहता है उसको कि भाई तेरे लिए एक साइकिल दिला दूं, वो कहता साइकिल नहीं चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, मेरे दोस्त स्कूटर में कार में घूमते हैं। और इसी कार ने इसको ऐसा फंसाया, इस कार में एक शराब की बोतल मिल जाती है जिसके खातिर उसको जेल में डाल दिया जाता है, जिसके लिए लास्ट में गणेश राव नाम का वकील आएगा जो 2000 रुपए देकर के उसको फीस देनी पड़ेगी, 2000 तब गणेश राव बचाएगा। तो इसलिए उसको स्कूटर चाहिए, उसको कार चाहिए, उसको मोबाइल चाहिए, जबकि वो कहता है कि मोबाइल नहीं, मतलब टेलीफोन चाहिए, लैंडलाइन थे तो लैंडलाइन चाहिए होता है उसको, लेकिन वो कहता है लैंडलाइन का करेगा क्या भाई, कुछ नहीं धरा। इसके बाद माली का हो गया है, तो कजिन के बारे में बात कर लो। द कजिन, ही इज ऑल ऑल्टर ईगो ऑफ जगन। ऑल्टर ईगो मतलब समझते हो ना, क्लोज फ्रेंड है जगन का, जगन का क्लोज फ्रेंड है वो। He is the town man who entitles his cousinhood with everyone in the town। अब सब उसको कजिन 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 कहते हैं, जैसे अपने गांव में काका जी होते हैं कोई, उस टाइप से। To create a communicative bridge between Jagan and his son Mali, he proves very helpful। कहीं भी कजिन का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा था कि माली का कजिन का कोई ना कोई नाम है, वो मैं बताऊंगा। देखो पर नोवेल में तो मुझे कहीं दिखा नहीं। माली, ही प्रूव्स वेरी हेल्पफुल, ऐसा कुछ होगा तो करेंगे बात। ही इज अ प्लीजेंट कैरेक्टर हु अप्रिसिएट्स द गांधीयन लाइफस्टाइल एप्रोप्रिएटली। जगन, वो जगन की लाइफस्टाइल को प्रमोट भी करता है, गांधी टाइप की जो जीवन जीता है, वाइल सिमल्टेनियसली शोज विलिंगनेस फॉर मालीज मॉडर्निज्म। लेकिन ये सेतु है,
पूर्व और पश्चिम में सेतु है, यंग जनरेशन और ओल्ड जनरेशन के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, माली को जगन से जोड़ता है, पाश्चात्य संस्कृति को भारतीय संस्कृति से जोड़ता है। वो कहता है कोई बात नहीं, क्या हो गया। वो जगन जब कहता है एक बार कि भाई कालिदास कौन सा विदेश में पढ़ने के लिए चला गया, तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, एक बात बता मुझे, अगर तेरा बेटा शेक्सपियर बन गया तो ऐसे ही तो हो सकता है, क्या पता हो जाए। तो वहां जा रहा है, कर रहा है ऐसा काम, तो करने देना, कहां दिक्कत है, नए जमाने का आदमी है, करने दे। उसको होटल में ले जाकर के खाना खिलाता है, बाहर बिठाता है। कजिनहुड मीन्स हो गया ना भ्रातृत्व है, मध्यस्थ है दोनों के बीच में। ही बॉयहुड, फादरहुड, मदरहुड, वैसे कजिनहुड, और क्या। He is a pleasant character who appreciates the Gandhian lifestyle and simultaneously shows willingness for Mali's modernism. He is an ambitious person who may intend to take control of Jagan's business. He remains always cool. वो एक ऐसा महत्वाकांक्षी पर्सन है जो जगन के बिजनेस को लेकर के कहीं बार मतलब एक तरीके से जो है उसको अच्छे से चलाना, होल्ड करना, ये सब चीजों पे बिलीव करता है। लेकिन जगन जो है पूरा ध्यान रखता है। ऐसा देखो इसलिए क्योंकि वो जैसे जगन तो मिठाई चखता नहीं, जगन तो शक्कर ही नहीं खाता। ऐसे में ये कजिन भाई साहब बढ़िया थे, ये आते थे डेली आकर के चखते थे, अच्छा अच्छा मिठाई बढ़िया है, ये मिठाई बढ़िया है। और तो और सोचो जो आदमी मिठाई की दुकान चला रहा है, माली सॉरी जो जगन क्या कहता है, एक शुरुआत में तो फर्स्ट चैप्टर में ही दे रखा है कि वो मिठाई चखता है ना, तो मिठाई चखने के बाद उसको पूछता है कि क्या सीन है, कैसे, मतलब वो खुद ही बता देता है, यार एक बात बता, इन मिठाइयों में अंतर क्या है, सब तो सेम रेसिपी है, वही मावे से बनाई, ये बनाई। तो वो कहता है देख मुझे प्लीज मुझे मत सिखा, तू हो गया साधु, तुझे कुछ नहीं पता चलता, मेरे को सब पता है। ऐसे कोई बात नहीं है कि जीवन में सारी मिठाइयों का एक बस मावे से बनी है तो इसलिए नहीं, सबका स्वाद है अपना अपना। तुम तो वही कहते कढ़ाई पनीर, आलू पनीर, मटर पनीर, भुजिया पनीर, फलाना पनीर, डिमका पनीर, तो बोले सारे पनीर एक ही होते हैं। अरे ऐसे थोड़ी है, डिफरेंस है यार थोड़े थोड़े। तो बोले मुझे पता है कि इन स्वीट मीट मतलब होता है मिठाई, इन मिठाइयों में अंतर है यार, और मुझे समझ में आ रहा है, तू मस्त रहे, ठीक है ना। आपसे पूछा भी जा सकता है कि कौन सी मिठाई बनती थी, जानते हैं आप? एक मिठाई का नाम आया है, उसके मौज हो गई मिठाई खाने की। हाँ रोज चखता था वो, उसके मिठाई चखता था। क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या एक मिठाई के नाम का जिक्र किया गया है? कोई भी बताइए। देखो मैं चैप्टर तो पढ़ाऊंगा और मैं तो लाइन लेकर के बोलूंगा कि इस लाइन में यहां दे रखा है, ये दे रखा है मैं, लेकिन अभी चैप्टर शुरू करने से पहले मैं एक दिन आपका और कर रहा हूं, हो सकता है कल भी इंट्रोडक्शन में जाए और परसों से हम लोग टेक्स्ट देखें, क्योंकि मजा आना चाहिए पढ़ने में, लगना चाहिए कि सब कुछ कवर हो गया, ऐसा होना चाहिए। बताइए बताइए, कोई ग्रेस के बारे में बात कर लेता हूं जब तक। एक मिठाई का नाम आया है जो आपको बताना है, किसी ने पढ़ा हो तो। चंद्रकला, मिठाई का नाम है चंद्रकला, ये मिठाई का जिक्र किया गया है, ध्यान रखना, बता देंगे आपको। She is a half American and half Korean girl whom Mali brings with him. एक ग्रेस जो उसकी वाइफ तो नहीं है लेकिन कंसिडर्ड टू बी वाइफ है, जो वाइफ समझी जाती है, जो कि गर्लफ्रेंड थी एक्चुअल में, उसको अमेरिका से लेकर के आ गया, जो हाफ कोरियन गर्ल है और हाफ अमेरिकन गर्ल है, क्योंकि पापा तो थे अमेरिकन सोल्जर और माँ थी अमेरिकन, ठीक है ना। रसगुल्ले नहीं है। माली ब्रिंग्स, इसको देख सरिता नोगिया को, रसगुल्ले, चंद्रकला है उसमें मिठाई का नाम। माली ब्रिंग्स विद हिम व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम अमेरिका, अमेरिका से जब वापस आता है तो उसको साथ लेकर के आ जाता है। सी वर्क्स इन इंटरनेशनल इंटरमीडिएटली बिटवीन द टू कल्चर and attempt to adopt the Indian culture, but instead of diminishing the culture differences, she strengthens it. दो अलग अलग संस्कृतियों को जोड़ने वाली लड़की है, पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो करने वाली लड़की है, लेकिन जगन को जो पसंद था उसी हिसाब से वो यहाँ पे जगन के हिसाब से जो है रहती है, झाड़ू भी करती है। वो एक जो है जो किचन का सेट होता है ना, वो ले जाकर के जगन को गिफ्ट देती है। तो जगन को बड़ा अच्छा लगता है इस बात से कि मेरी बहू जो है कम से कम मेरी संस्कृति को फॉलो करती है। लेकिन बहू नहीं थी, इस बात का पता लगता ही जगन पतली गली से निकल लेता है कि मरवा दिया भाई,
ये कौन सा, इंसानियत भी है जगन के अंदर, बहुत तगड़ी वाली इंसानियत का अंदाजा यहां से लगा लेना। 2-3 जगह देखने को मिलेगा आपको, पहले तो दूसरे चैप्टर में ही देखने को मिल जाता है, जब उसके बच्चे को देख कर कहता है बेचारा बच्चा, कई बार पुअर बॉय, ठीक है ना, वो बोलता है पुअर बॉय। इसके अलावा और भी है उसमें इंसानियत का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो इस पोएम देखने को, इस पोएम का, इस नॉवल में देखने को मिलेगा, वो है आपका जहां पे जगन जाते जाते कजिन को एक बात कह के जाता है कि ग्रेस को कहना कि वो अपने घर जाना चाहे तो टिकट मैं करवा के दे दूंगा। अरे मार्मिक सीन होगा जब आप पढ़ेंगे तो, ठीक है। आगे चलिए, माली ब्रिंग्स विद वाइल्ड, अच्छा तो हो गया। द वेंडर ऑफ स्वीट्स, लिटरेरी एनालिसिस। The novel Vendor of Sweets, Narayan uses the drama and situational comedy along with the gentle humor that is familiar with Western fiction. ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो नोवेल है एक कॉमेडी भी है, ड्रामा भी है और फिक्शनल तो है ही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं, काल्पनिक है, ठीक है। दिस स्टोरी इज बेसिकली अबाउट द डिस्कवरी ऑफ कामनेस एंड इक्वेनिमिटी इन लाइफ। यह नोवेल जो है जीवन में शांति की तलाश, मूल जो इसका उद्देश्य है वो ये है, याद रहे, कहीं भी आपके नोवेल में नहीं लिखेगा, कहीं भी नहीं लिखेगा, ठीक है ना। नारायण्स नोवेल इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड हैज सरफेस लेवल मीनिंग, कोई ज्यादा विशिष्ट अर्थ लिए नहीं घूमते। द गॉड एंड गॉडेसेस ही इंट्रोड्यूसेस, जो देवी और देवता इंट्रोड्यूस करता है अपने नोवेल में, द गॉड एंड गॉडेस ही इंट्रोड्यूसेस, हो गया ना, हाँ। ये बहुत ज्यादा ऐसे उठापटक वाला नोवेल नहीं है इसका, बहुत साधारण सा नोवेल है, मतलब ऐसा कहना चाहता है। यहां पे देखिएगा और भी है इसमें छोटी सी बात। माली नाउ ए ग्रोन अप सन टू बिकम राइटर, अटेंड राइटिंग प्रोग्राम। यहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा चूक रहे हैं हम लोग, इसको एक बार छोटा करके देखना पड़ेगा। हाँ ये हो गया है। इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि नोवेल की समरी हम लोग बात करेंगे। अब मैं आपको इसमें से जो है ना, ये समरी वमरी मैंने आपको भेज दी, इंग्लिश में तो आप पढ़ लेना, मैं तो अंग्रेजी को हिंदी में ट्रांसलेट करके और समझाने के प्रयास करूंगा। आप लोग नोवेल को देखेंगे, किसको देखेंगे, नोवेल को देखेंगे, वेंडर ऑफ स्वीट्स को। और वेंडर ऑफ स्वीट्स में मैं आप लोगों को टेक्स्ट के थ्रू आप लोगों को बात समझाने के प्रयास करूंगा कि भाई वेंडर ऑफ स्वीट्स में है क्या, ठीक है ना। अब आप सुन लो, इधर मैं पूरा नोवेल शॉर्ट में समझा देता हूं, फिर इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे, तब आपको और ज्यादा बातें क्लियर करता चलूंगा। मैंने कल आप लोगों को कहा कि जगन नाम का एक कैरेक्टर है जिसका दोस्त है, एक तरीके से भाई है, क्या पता कौन है, लेकिन ये कजिन है, ये इसका अल्टर ईगो है, सब कुछ इसके सामने है। नोवेल को शॉर्ट में ऐसे समझो कि पूरी बातें भी माइंड में आ जाए और आपको पता भी लग जाए। हालांकि मैंने सब बातें बता दी, लेकिन फिर भी आपको कह रहा हूं कि जगन और कजिन, इनका, जगन का एक बेटा है जिसका नाम है माली, जिसके बारे में भी आप लोगों को बात बता दी मैंने। माली जो है थोड़ा सा जब बड़ा होता है तो बड़ा होने के साथ में कजिन, जगन और माली के बीच में अच्छे संबंध नहीं है, और दुकान जहां पे है वहां से शुरुआत होती है। ये जो है इसके 5 जो है वर्कर है, 5 वर्कर्स हैं टोटल जो कि इसकी दुकान में है। 5 वर्कर्स के साथ में कैप्टन नाम का एक कैरेक्टर है, कैप्टन जो कि इसकी दुकान का गार्ड है, ठीक है ना। और शिवरामा, शिवराम ये जो है इसका प्रधान हलवाई है, मुख्य हलवाई है, जिसका नाम है शिवराम, याद रहे। इसका जो मुख्य हलवाई है उसका नाम क्या है, शिवराम है। शिवराम के अंडर में और फिर कर्मचारी हैं, लेकिन शिवराम यहाँ पे एक, जगन खुद है, शिवराम है, और उसके साथ में एक काउंटर पे लड़का बैठता है, एक गार्ड है और हेल्पर है। इस तरीके से टोटल इसकी दुकान पे 5 लोग हैं जगन के अलावा, ठीक है। यहाँ पे वो भी मैं जिक्र कर जाऊंगा। और इसके साथ में थोड़ा सा थीम आपके माइंड में रहे, माली, जगन चाहता है कि शुद्ध खाए, देसी घी का इनका प्रयोग करे, लेकिन माली नए जमाने का है बचपन से ही। और माली को आपको ये मैंने बता ही दिया कि नोवेल जहां शुरू होता है, जगन की एज है 55,
कितनी एज है? 55 एज है। 55 एज का जगन कजिन के साथ में शुरुआत होती है नोवेल की। ये जो है बहुत लालची किस्म का सा प्राणी भी है, क्योंकि पैसे 6 बजे बाद के टैक्स में नहीं देता और चाहता भी नहीं कि कोई उसके पैसे गिनते टाइम पे कोई वहां पे बैठे, इसलिए वो वहां से जो है, ये कजिन समझता है इस बात को कि ये इसको पसंद नहीं है, तो कजिन वहां से निकल जाता है। ठीक है ना। अब यहां से चला जाता है तो ये पैसे वैसे गिन करके अपनी दुकान उकान बंद बड़ा करके ये वहां से चला जाता है। रोज का काम है उसका, वही सुबह आया अगरबत्ती लगाई रही है, वो जो सेठ जी के काम है वो मैं नोवेल में पढ़ाऊंगा। लेकिन इसके बाद में मालिक और कजिन के कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है। शुरुआत में एक किताब है जो वो लिखना चाहता है जगन, जिसका नाम है ट्रूथ प्रिंटिंग प्रेस नाम की एक किताब है, जिसमें ट्रूथ प्रिंटिंग प्रेस, ये एक प्रिंटिंग प्रेस है इसके गांव में। कौन से में? मालगुडी में। इस ट्रूथ प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाला जो मालिक है उसका नाम है नटराज। कौन है? मालिक का नाम क्या है? नटराज। तो याद रहे यहां पर एक कुछ चीजें जिक्र की गई है, जैसे संतान कृष्णेश्वर मंदिर दिखा गया है, एक कृष्णा डिस्पेंसरी दिखाई गई है, डॉक्टर है वहां पर एक जो उसका दोस्त भी है। ये नटराज जो है पिछले 4 साल से उसकी कोई किताब है जिसका नाम है नेचर क्योर नेचुरल डाइट। नेचर क्योर नेचुरल डाइट, ये नेचर क्योर नेचुरल डाइट, तो ये एक किताब का नाम है जो किताब वो लिखना चाहता है। लेकिन पिछले 4 साल से ये किताब छपी नहीं है, क्योंकि ये नटराज इतना ढीठ है कि इसकी बात को कहता है अभी तो काम बहुत है, बाद में छापूंगा। इसका भी बताऊंगा मैं। ये नटराज जो है ना, ये इतना ऐसा आदमी है ना कि पैसे इसका बेटा जैसे ही जगन के पास से ले जाकर के देता है तो जगन की किताबें, वो सॉरी माली की किताबें छाप देता है। और इसकी खुद की 5 साल से नहीं छापी, 4 साल से बेचारे की, इसलिए अभी तो फिलहाल बेचारा ही कहूंगा मैं इसको। फिर उसके बाद में वो आगे बढ़ता है, अपने बेटे को, वो जो है एक सर्किल सा होता है उस पर बैठा देखता है, तो उसको खुशी होती है कि मेरा बेटा मेरे बराबर दबंग हो गया, जूते भी मेरे बराबर आने लगे, शरीर देख कैसा हट्टा कट्टा हो गया, बढ़िया हो गया। एक दिन की बात है कि माली जो है विरोध कर देता है कि मैं यहाँ पे नहीं पढ़ूंगा, मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूँ। बोले क्या करना चाहता है? कि नहीं मेरे को यहाँ पढ़ना ही नहीं है। तो कि मैं करना क्या है कि मैं अमेरिका जाऊंगा और अमेरिका जाकर के नोवेलिस्ट बनूंगा। इस बात पर भी कजिन उसको समझाता है और बड़ी मुश्किल से उसको भेजता है, और वो दोनों राजी कर देता है। राजी करके उसको मना लेता है, पता चलता है कि वो अमेरिका जाना चाहता है तो उसको भेज देता है। अमेरिका से वो लेटर्स भेजता है, और माली जगह जगह, वो माली जो लेटर भेजता है उसको जगन जगह दिखाता फिरता है, देखो मेरा बेटा अमेरिका में है, ये है वो है। मैं आपसे बड़े डीप में क्वेश्चन पूछ सकता हूं, जो भी है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था जब माली अमेरिका में था? अगर ऐसी बातें मैंने पूछ ली तो आप लोगों के तोते उड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, ये चीजें भी आप लोगों को नोवेल के दौरान दिखाई देगी। सरिता नोगिया ने जस्ट अभी कहा कि सर टेक्स्ट पढ़ाने के लिए मैंने टेक्स्ट पढ़ लिया, तो बताइए कौन था अमेरिका का राष्ट्रपति जिसकी डेथ हो गई जब माली ने जो लेटर भेजा, टेलीग्राम भेजा, उसमें बताया था। अरे बड़े बड़े बारीक बारीक सी बातें हैं उसमें, कि माली को जो है अमेरिका जाने की बात आती है तो वो कहता है कि भाई हवाई जहाज में मत जा, क्या पता, हवाई जहाज का कोई भरोसा, कि पानी की जहाज में जा, स्टीमर में जा, आराम से जाएगा, मौज के साथ जाएगा। लेकिन वो हवाई जहाज में जाता है, और एक दिन वो जो है वहां से मैसेज आता है कि पापा हम आ रहे हैं। गफूर नाम का ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर है जो वो लेने के लिए जाता है, साथ में जाता है जगन, और पता चलता है कि वहां पे एक नहीं बल्कि लोग 2 आए हैं, और वो जो दूसरा इंसान है वो कौन है? ग्रेस है। ग्रेस को लेकर के आ जाता है और बता देता है कि पापा ये आपकी बहू है। और थोड़े दिन और निकलते हैं, उसके बाद में इस बात पे उसको विरोध करता है कि यार ये कौन सी बात है, लेकिन क्या करे, फिर उस टाइम पे भी कजिन मैनेज करता है। कजिन ने पहले किया, कजिन ही दोबारा पूछता है, फिर ऐसे मैनेज कर लेता है। फिर आगे की बात सुनो। आगे जब बढ़ते हैं कहानी में तो ये होगा कि फिर दोनों का धीरे 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 माली जो है पैसे मांगने लग जाता है अपने पिताजी से, कि तो माली पैसे मांगता है कि पापा मुझे पैसे चाहिए 2.5 लाख रुपए, और वो माली जो है इस ग्रेस पे भी प्रेशर डालता है। माली किस पे? ग्रेस पे प्रेशर डालता है कि तू पापा जी से पैसे ले। ग्रेस इस बात के लिए जब पिताजी को मनाने की कोशिश भी करती है, लेकिन फाइनली पता चलता है कि वो जगन जो है बिल्कुल बचता है उससे कि पैसे वैसे नहीं दूंगा। और वो जो है जगन कहता है कि तू मिठाई की दुकान चला ले, वो कहता है ये मिठाई पिठाई के काम नहीं करूंगा मैं, बंद कर दो दुकान मेरी तरफ से, तो मेरे से नहीं होगा मिठाई मिठाई का काम। फिर इसके बाद में जो है जगन उससे बचने की कोशिश करता है। धीरे धीरे ये माली इतना बदमाश निकलता है कि ये जो है ना ये ग्रेस इसको घर से भगा देगा।
एक दिन ग्रेस से वो चोरी छुपे मिलता है तो पता चलता है उसको कि ग्रेस जो है वो तो उसकी बहू ही नहीं है। तो फिर वही टेंशन में आता है, आकर के बताता है किसको, कजिन को। कजिन कहता है कि कोई बात नहीं, अपन शादी करवा देंगे इसकी, अपन शादी करवा देंगे। लेकिन माली नहीं मानता इस बात के लिए कि कोई शादी वादी मुझे नहीं करनी। इस बात से जगन हो जाता है दुखी। फिर दुकान जो थी उसको सस्ते पैकेट बेचना शुरू कर देता है। तो बाजार के कुछ कॉम्पिटिटर आ जाते हैं, उसके हलवाई वगैरह भी, उसको कजिन भी समझाता है कि भाई तू ये कर क्या रहा है, पता है क्या तुझे, तेरे से ही सस्ता खरीद के वही महंगा बेच देंगे, तुझे क्या पता चलेगा, 25 पैसे पैकेट में वो सारे दुकान के लेके चले जाएंगे तो। लेकिन वो नहीं मानता। फिर उसके बाद में जो है वो छोड़ने का मन कर लेता है सब कुछ। इसी देर में चिन्ना दोराई आ जाता है। वो चिन्ना दोराई नाम का व्यक्ति उसको ले जाता है जंगल में, वहां दिखाता है। तो उस जंगल को देख करके उसके वानप्रस्थ की इच्छा हो जाती है कि मुझे तो इस जंगल में ही रहना है, भगवान की सेवा करनी है, कुछ नहीं। इसके बाद जब वो घर आता है तो घर आकर के एक वो स्टेच्यू जो है वहां पे लेटा रहता है, और वहीं पे सोचता है मैं घर जाऊं नहीं जाऊं। फिर उसको बचपन की भी बातें याद आती है कि कैसे मेरी बहन गालियां देती थी, हम कीड़े मारते थे, तो हम जिंदा कीड़ों को मार देते थे, तो आज मुझे भुगतना पड़ रहा है। बहुत सारी चीजें वो सोचता ही सोचता रहता है, सोचता ही सोचता रहता है। और सोचने ही सोचने में एक फ्लैशबैक याद आता है कि साला एक तो मेरी औलाद है जो बिना शादी के ही सब कुछ साथ करके रह रही है यहाँ पे, इससे बढ़िया तो हमारा जमाना था जब हमारी शादी हुई। उसकी पूरी शादी में फ्लैशबैक में पूरा कैरेक्टर फ्लैशबैक में 11वां चैप्टर निकल जाता है कि कैसे वो लड़की देखने गया, उसके भाई के साथ गया। वो बहुत मजेदार सीन है, उसको अपन वहीं पढ़ेंगे। लेकिन उस फ्लैशबैक से वापस निकलता है तो फिर उसको वही सच्चाई पता लगती है। वो सोचता है मेरे घर की चाबी मेरे भाई को जाकर के दे के आ जाऊं, लेकिन वो सोचता है मेरे भाई के भी जाऊंगा तो मुझे हाथ में तो दे ही नहीं सकता क्योंकि मैं तो अपवित्र हो गया, कहीं ऐसा करके चाबी मुझे दूर से फेंकनी पड़े और मेरा भाई चाबी को ही नहीं ले, तो इससे बढ़िया है कि मैं चाबी लेकर के चला जाऊं। फिर वो चाबी लेकर के और जो है मेम्पी हिल में मैंग्रोव में निकल जाता है। और इतनी देर में एकदम से कहीं से कजिन भागा भागा आता है और आकर के उसको कहता है कि भाई जो है ना माली को पकड़ लिया, माली को पकड़ लिया। और माली को पकड़ करके और जो है उसको जेल में ले गई पुलिस। बोले किस बात के लिए ले गई, तो बोले उसको शराब की बोतल मिल गई उसकी गाड़ी में। तो फिर कहता है पुअर बॉय, लेकिन फिर भी कहता है कि बढ़िया है, कम से कम जेल में जाएगा तो एक डोज, अगर पुलिस वालों की 1-2 डोज मिली उसको और कम से कम सुधर तो जाएगा। लेकिन फिर साथ में अपने बच्चे के लिए 2000 रुपए गणेश राव वकील मांगता है, उसके लिए भी कहता है कि कोई बात नहीं, उसको दे देना और ये चाबी पकड़ा देना कजिन को। मतलब उसको माली जब समझना चाहे ना तब, तो दुकान जगन को मतलब जगन दुकान किसको संभला के जाता है, अपने कजिन को संभला करके चला जाता है और फिर वो जंगल में चला जाता है। इस तरीके से एक छोटी सी कहानी के रूप में मैंने बहुत शॉर्ट में समझाना चाहा, लेकिन इतने शॉर्ट से इतने आसान तो क्वेश्चन बनेंगे नहीं, क्वेश्चन बनेंगे थोड़े डीप में। तो जिनको जानने के लिए हमें पूरा नॉवल पढ़ना पड़ेगा। कल उठाएंगे टेक्स्ट और 2-2, 3-3 चैप्टर्स एक दिन में पूरे करके 4-5 दिन के अंदर पूरा करते हैं। तो गाइज थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसकी समरी आप लोगों के पास में पहुंच गई है, उस समरी वाले चैप्टर को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।